तो देखो बच्चे, हम चालू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स के रिवीजन में जब हम बात करते हैं वो करते हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स क्या होता है ये बता देते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि लाइट किसी पॉइंट से स्प्रेड हो रही है तो वेव्स की तरह स्प्रेड हो रही है। वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो कि ये सोर्स है, यहाँ से रेज एमिट हो रही हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट एक वेव फ्रंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी टाइम पे यहाँ से वेव निकली होगी, तो ये वाली यहाँ पहुँची, ये वाली यहाँ पहुँची, ये वाली यहाँ पहुँची, ये वाली यहाँ पहुँची, ये वाली कोई वाली यहाँ पहुँची। इन सबको अगर ज्वाइन कर दो तो एक वेव फ्रंट बन जाता है। वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका फेज सेम होता है, ये वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है। कितने कितने टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर पॉइंट सोर्स हो, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइन सोर्स हो तो, जैसे ट्यूब लाइट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है। और अगर पॉइंट सोर्स से काफ़ी दूर हो, जैसे यहाँ पॉइंट सोर्स से अगर दूर है तो फ्लैट वेव फ्रंट फ्लैट हो जाता है। अगर पॉइंट सोर्स से दूर हो तो, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम एक हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ? हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो कि किसी एक पॉइंट से डिस्टर्बेंस चालू हुई, और वो डिस्टर्बेंस स्प्रेड हो रही है। अगर नेक्स्ट हर एक पार्टिकल उसको आगे का ट्रांसफर नहीं करेगा तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो हमने पानी में स्टोन ड्रॉप किया, उससे वेव बन रही है, ऐसे ये वेव बन रही है। अब ये इस वेव पे जो पार्टिकल है, अगर ये इसको एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र ना करे तो ये आगे स्प्रेड नहीं कर पाएगी। तो इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से सोर्स है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का। तो डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी है, पढ़ लेना, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक तरीके से सोर्स है, इसमें वो डिस्टर्बेंस को आगे फैलाता है। अब इसके बाद हमारे दो डेरिवेशन आ जाते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो वीडियो से देख लेना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अगर वेव फ्रंट को इनसे पास कराएं तो कैसा कैसा होगा। जैसे मान लो लेट्स टेक, हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट है, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट है, इसको हम पास कराएं प्रिज्म से, तो कैसा होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट ही है तो इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसा होगा? ये हमारा है, इसको पास कराएं कन्वेक्स लेंस से, प्रिज्म से, ठीक है। और मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, इसको हम पास कराएं कनकेव मिरर पे, फॉल करवाएं, तो क्या होगा? फाइनली वेव फ्रंट। तो इसका वेव फ्रंट तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब प्रिज्म से जाती है ऐसे यूँ जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। और अगर लाइट रे की बात ना करो, कई बार बच्चे कहते हैं सर लाइट रे से नहीं समझाओ, अब इसे समझाओ। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये वेव फ्रंट यहाँ गया, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कम टाइम इस मीडियम से पास होना पड़ा, तो इसलिए वो आगे चली गई रेस, ऊपर वाली रेस। पीछे वाली जो रेस थी उसको ज़्यादा टाइम इस मीडियम में रहना पड़ा, तो वो रेस क्या रह गई? पीछे रह गई। तो इसलिए इसका वेव फ्रंट इस तरीके से आया फाइनली, ठीक है। ये अब सेकंड ये है
अगर इसको इससे पास कराएंगे तो इसका वेव फ्रंट ऐसे आएगा, कन्वर्जिंग टाइप, और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ये वाली जो रेज है ये कम टाइम ट्रेवल की इसके अंदर, तो ये आगे चली गई और ये पीछे रह गई। और दूसरा ये कि जब हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो पूरी बीम को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग टाइप वेव फ्रंट बनेगा इसका। और तीसरा ये हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये रेज है, ये जा रही है, अब इसमें जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसा सा बन जाएगा, और फाइनली यहाँ पे आगे कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कनकेव लेंस में भी ऐसा ही होता है, जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है वो एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम एक पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये 3 है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब हम किसी पॉइंट पे देखें, अगर 2 वेव्स आ रही हैं तो सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे पे, और जो उस पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट इफेक्ट होगा उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। और अगर जैसे मान लो 2 वेव एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रही हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो होगा ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा या cos फाई बोल सकते हो। यार थीटा इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव्स, जो 2 वेव इंटरफेयर कर रही है। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जेनरिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारा, जैसे इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल होता है, तो हो जाएगा आई रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस में। 2 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब 2 वेव सेम फेज में इंटरफेरेंस करें तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस क्या हो, 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब अपोजिट फेस में वेव इंटरफेयर करे, जब फेज डिफरेंस हो 180 डिग्री का, cos थीटा क्या हो -1, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो जाता है a1 प्लस a2, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाता है a1 माइनस a2। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाती है रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाती है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर है और इंटेंसिटी बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव के केस में नेट इंटेंसिटी, जैसे मान लो कंस्ट्रक्टिव है, इस केस में अगर दोनों I1 I2 बराबर हैं I के, ऐसे ही A1 A2 बराबर है A के, तो नेट एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा रिजल्ट 2A, और नेट इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा 4I। और इस केस में नेट एम्पलीट्यूड और दोनों ही 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाता है। तो ये केसेस हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यंग्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि अगर लाइट वेव है तो लाइट मिलके ब्राइट भी हो सकता है अगर कंस्ट्रक्टिवली मिले, और डार्क भी हो सकता है
अगर डिस्ट्रक्टिवली मिले। बट एक्चुअली क्या है कि आम तौर पे डेली लाइफ में ये देखने को कम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, इन्हें कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अगर मोनोक्रोमेटिक भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मोनोक्रोमेटिक वो जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ हो। खैर मेन तो कोहेरेंट होना चाहिए। इसके बाद यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे उसने प्रूफ किया कि लाइट मिलके क्या बना सकता है, डार्क बना सकता है। अब इसमें क्या किया उसने, एक सोर्स लिया, उसको दो स्लिट से पास कराया, क्योंकि कभी भी दो सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो एक को हम दो में तोड़ देंगे। ये स्क्रीन है, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बीच वाला जो होता है सेंट्रल ब्राइट होता है, और ये फ्रिंजेस आती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है। मतलब ये ऊपर नीचे दोनों ही रहता है, जैसे फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क। ये फर्स्ट ब्राइट है ऊपर में और नीचे में भी, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये और ये सेकंड ब्राइट है। तो YDSC के थ्रू हम डेरिवेशन करते हैं और पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं कि कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी हमारे पास। ठीक है, ये हम करते हैं इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारा काम होता है। इसमें एक और ख़ास बात भी है, जैसे विड्थ है, इसकी विड्थ है W1, मान लो अगर अलग अलग विड्थ है इसकी, तो इसकी इंटेंसिटीज़ भी दोनों जो इनसे जा रही होंगी अलग अलग होंगी। तो इस केस में W1/W2 इज इक्वल टू क्या होगा, I1/I2। तो पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूलेज क्या आते हैं? अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का, ब्राइट फ्रिंज के लिए आ जाएगा n लैम्डा d/d। किसके लिए आएगा? फॉर ब्राइट फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या आएगा? 2n-1 लैम्डा d/2d, डार्क फ्रिंज की पोजीशन का। ठीक है, अच्छा, ये पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज है, लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला आता है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो लीनियर पोजीशन होता है और एक एंगुलर पोजीशन होता है, वो भी हम निकालते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जैसे मान लो कि ये है, किसी यहाँ से एक वेव जा रही है और यहाँ से एक वेव जा रही है, इंटरफेयर कर रहे हैं, मान लो कंस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, ऐसे अपोजिट कर रहे हैं। तो किस कंडीशन में ब्राइट बनती है, किस कंडीशन में डार्क? जब दो वेव्स इंटरफेयर करती है, उनका पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस केस में, कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट। और अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिलती हैं और उनका पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2n-1 λ/2, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहाँ डार्क फ्रिंज बनती है। ये केस होते हैं। क्या हम सिर्फ लीनियर पोजीशन पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग को लीनियर पोजीशन के अलावा एंगुलर पोजीशन भी देखनी पड़ती है। एंगुलर पोजीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, वो भी हम देखते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं एंगुलर पोजीशन? अगर आपको निकालनी हो, tan थीटा के फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। जैसे मान लो
हमें कोई कहे कि भाई क्या एंगुलर पोजीशन होगी, सारी दूरी अगर हम यहाँ से मान लो लेते हैं, सारी डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, देखिए जैसे इसकी एंगुलर पोजीशन निकालनी, थीटा निकालना है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को यहाँ हम कैपिटल डी कहते हैं और दो स्लिट के सेपरेशन को हम यहाँ स्मॉल डी कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला था, तो हम उसको यूज़ कैसे करते थे, जैसे ये फॉर्मूला है एक्स एन लैम्डा डी बाय डी, तो इसमें एन मतलब क्या होता है, जैसे ब्राइट का फॉर्मूला है, तो हमसे पूछ रहा है फिफ्थ ब्राइट, तो एन की जगह फिफ्थ आएगा, जो वेवलेंथ यूज़ की है वो आएगा, स्लिट स्क्रीन के बीच का दूरी आएगा, दो स्लिट के बीच की दूरी आएगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या है। या फिर डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, हमसे पूछा जा रहा है थर्ड डार्क का है, तो एन की जगह 3 पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। अगर एंगुलर पूछ रहा है, एंगुलर की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एक्स एन, क्योंकि लीनियर पोजीशन हो गया, तो एक्स एन बाय डी, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन लैम्डा बाय डी हो जाएगा, इसके लिए ब्राइट के लिए फर्स्ट। सेकंड अगर डार्क के लिए करते हैं, इसके लिए हो गया, डार्क के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करो, टेन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2d हो जाएगा। खैर एंगुलर पोजीशन एग्जामिनेशन में कम ही पूछी जाती है, इसमें YDSC में। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बोलो। फ्रिंज विड्थ बेसिकली इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेपरेशन होता है टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क का जो सेपरेशन होता है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो जब हम लोग ये निकालते हैं, जैसे मान लो हमने सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का दूरी निकाला, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी, चाहे डार्क से भी कर सकते हो। सेकंड का हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी और फर्स्ट का हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, तो क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। चाहे तो दो ब्राइट से निकालो, चाहे दो डार्क से निकालो। अगर डार्क से निकालना है तो डार्क से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो दो डार्क का पोजीशन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डार्क का क्या होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, तो फर्स्ट डार्क के लिए यहाँ n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई 2d, और सेकंड डार्क का क्या आ जाएगा 2 पुट कर देंगे, 3 लैम्डा डी बाई 2d, क्या आ जाएगा ये 2 लैम्डा डी बाई 2d, क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। ठीक है, इसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है वेवलेंथ कौन सी यूज़ की है, स्लिट स्किन सेपरेशन क्या है, दो स्लिट का सेपरेशन क्या है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, फ्रिंज के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा। और कई बार कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर पूरे मीडियम को वाटर में इमर्स कर दिया तो क्या होगा। अगर हमने पूरे मीडियम को वाटर में इमर्स कर दिया तो वाटर में अब जो वेवलेंथ होगी वो ये नहीं रहेगी, अब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज होते ही वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की, स्पीड भी चेंज जाती है, वेवलेंथ चेंज जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जो लैम्डा डैश होगा वो लैम्डा बाय एन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा डी बाय एन डी, और ये बीटा हो जाएगा बीटा बाय एन, तो 1 बाय एन टाइम्स हो जाएगा फ्रिंज विड्थ, वेयर एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा, और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं, जैसे कि मान लो YDSC में यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज़ करें तो क्या होगा, फिर हमें अलग अलग कलर्स के फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे, जिसमें बीच की जो फ्रिंज होगी फिर भी वो क्या होगी
ब्राइट सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज होगी, ये मिलेगा। और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ये फ्रिंज विड्थ है, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसमें कैपिटल डी नहीं आता, जो आता है लैम्डा बाय डी। एग्जामिनेशन में बोल सकते हैं कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन चेंज कर दिया हमने, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन देखते हैं। जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हम फ्रिंजेस की बात करते हैं। जैसे कि बीच की फ्रिंज है, इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, ये है डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस है हमारे पास। तो ब्राइट फ्रिंज ब्राइट कैसे बनी और डार्क डार्क कैसे बनी। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पे यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ वेव आ रही है, ये दो जगह से वेव आ रही है। अगर ये एक दूसरे पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें अपोजिट, तो यहाँ डार्क बन जाएगी, और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें वहाँ ब्राइट बन जाएगी। जैसे मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ की बात करें, यहाँ वेव आ रही है, यहाँ से यहाँ वेव आ रही है, कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो सकता है कि किसी पॉइंट पे परफेक्ट कंस्ट्रक्शन या परफेक्ट डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब फेज डिफरेंस 0 या 180 ना हो, उसके अलावा कुछ हो सकता है। एक्चुअली जो हमने ये दिखाया है ये स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, गलत है, ग्रेडियंट्स होते हैं। मतलब डार्क फ्रिंज होती है पतली एक लकीर जो डार्क होती है, उसके बगल में लेस डार्क लेस डार्क लेस डार्क, फिर ब्राइट ब्राइट मोर ब्राइट। तो चक्कर क्या होता है कि बाकी कोई किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल ली, हो सकता है वहाँ कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ना हो, तो वहाँ पर आपको इंटेंसिटी के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। क्योंकि कहानी में सिर्फ हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, बाकी सब छुप जाता है, और इसको ग्रेडियंट को हम बना के यहाँ शो भी नहीं कर सकते कि एक्चुअल में क्या है कि ये वाली डार्क है और ये वाली ब्राइट है, और डार्क से कम डार्क कम डार्क कम डार्क ब्राइट होते 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 वाइट, फिर इस तरीके से फ्रिंजेस होती हैं। तो डार्क फ्रिंज ये पूरी पट्टी नहीं होती, स्ट्रिप नहीं होती है। डार्क फ्रिंज में से इसमें एक जो लाइन होती है वो डार्क होती है, ये वाली लाइन डार्क होती है, इसके बगल में इससे कम डार्क डार्क होते होते ब्राइट, और ब्राइट भी पूरी ब्राइट नहीं होती, एक लकीर जो होती है सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है वो ब्राइट होती है। समझे बच्चे? तो ये होता है कहानी यहाँ पर। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन को हम कई बार सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक छोटी सी स्लिट है, सर्कुलर स्लिट है या जो भी है, उससे लाइट जा रही है ऐसे, तो आइडियली सर्कुलर स्लिट है तो बीच में एक सर्कुलर रिंग सी बननी चाहिए, ये ब्राइट होनी चाहिए और बाकी सारा डार्क होना चाहिए, अदर देन दिस। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है? होता क्या है कि ये ब्राइट तो होती ही होती है, इसके आसपास रिंग्स बन जाती हैं, रिंग्स मतलब पैटर्न ऐसा होता है। ये तो ब्राइट है ही है, बट इसके पास ब्राइट और डार्क रिंग्स बन जाती हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो एक ब्राइट होनी चाहिए, रिंग्स क्यों बन रही है? ऐसा माना जाता है कि लाइट वेव है, तो जब लाइट है कॉर्नर पे टकरा करके लाइट बेंड हो गई तो लाइट स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेड होके लाइट फैलती है, और जो लाइट टकरा के स्प्रेड हो रही है वो आपस में इंटरफेयर भी करती है। तो सिर्फ इतने रीजन में ब्राइट की जगह बाकी रीजन में ब्राइट भी दिखता है। और डार्क रिंग क्यों बनती है? ये डार्क रिंग इसलिए बनी होगी कि दो पॉइंट से वेव आई होंगी और वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर की होंगी, सुपर इम्पोजिशन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट भी हो रहा है, और स्प्रेडिंग एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से अगर किसी पॉइंट पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से डार्क रिंग बन रही है। डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना in which there is interference and in this
देर इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट एट ऑब्स्टिकल्स और किसी कॉर्नर्स पे स्प्रेडिंग हो रही है। तो ये है। तो हमारा मेन काम क्या होता है, देखो अच्छा हम डिटेल में तो नहीं जा रहे, हमारा मेन काम ये होता है कि जैसे हम YDSC में लोकेशन निकालते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, यहाँ ब्राइट और डार्क ना कह के मैक्सिमा और मिनिमा यूज़ किया जाता है। तो बीच वाले को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे भी हमारा ये काम है। खैर यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ सबसे पहले हम लोग एंगुलर पोजीशन ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट डार्क क्या होगा, तो ये एंगल की फॉर्म में पढ़ेंगे, इतने एंगल पे है, ये स्लिट है हमारी, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क। एंगुलर पोजीशन डिफ्रैक्शन के अंदर जैसे अगर हमें निकालना हो पोजीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा या ब्राइट दाउच्चे क्या होगा, एंगुलर पोजीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम दो टाइप की पोजीशन निकालते हैं, एक होता है एंगुलर पोजीशन, एक होता है लीनियर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला जो आता है वो आता है 2n+1 लैम्डा बाय 2a, अगर हमें एंगुलर पोजीशन निकालना है फॉर मैक्सिमा। और अगर हमें फॉर मिनिमा मतलब कि डार्क का एंगुलर पोजीशन निकालना है, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। और अगर हमें लीनियर पोजीशन निकालना है, लीनियर निकालना है, तो यहाँ d और d मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ साइन साइन हटके x आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय d बाय 2a हो गया, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए जो होगा वो हो जाएगा n लैम्डा d बाय a। अब यहाँ पर n मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो 1, सेकंड की बात करें 2, थर्ड की, फिर वेवलेंथ पुट कर देते हैं। a जो होता है अपर्चर साइज होता है, अपर्चर जो हमने यूज़ किया इसका विड्थ होती है। ये हो गया हमारा मैक्सिमा और मिनिमा, ये एंगुलर हो गया और ये लीनियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक टर्म की जो कि होती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी हम दोनों टाइप की विड्थ डिफाइन करते हैं, लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ। लीनियर विड्थ मतलब ये पूरा ये, और एंगुलर मतलब कितने एंगल की फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा, इतने एंगल में फैला हुआ है पूरा, तो हम निकालते हैं, ठीक है। ये तो अगर हमें लीनियर विड्थ निकालनी है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो डार्क के बीच में पड़ रहा है, तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट डार्क के मिनिमा की पोजीशन निकाल के। तो फर्स्ट मिनिमा क्या आएगा, 1 लैम्डा डी बाय ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाय ए। ये आ जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ, लीनियर विड्थ। और एंगुलर निकालना है तो ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा का एंगल पोजीशन निकाल लो, एंगुलर पोजीशन निकाल लो। जैसे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए। तो ये थीटा हो जाएगा ऊपर वाला एंगल सिर्फ, और ये नीचे वाला थीटा हो जाएगा। तो टोटल हमें कितना चाहिए, 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए। अगर एंगल छोटा है, काफ़ी स्मॉल है, तो ये 2 लैम्डा बाय हो जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, पर ध्यान रखना फिर एंगल को रेडियन में ले लेना आप उसको ढंग से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कंपैरिजन पढ़ना पड़ता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो कंपैरिजन में सबसे पहला कंपैरिजन ये होता है कि इंटरफेरेंस में 2 स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होती है। इंटरफेरेंस में ये मान के चला जाता है कि जो स्क्रीन है उस पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनकी थिकनेस
सबकी बराबर है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। और इंटरफेरेंस में ये कहा जाता है कि इंटेंसिटीज सभी मैक्सिमा की बराबर रहती है, यूनिफॉर्म है। यहाँ इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, बट बाद के जो मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बात करते हैं। इंटरफेरेंस में इक्वल स्पेसिंग्स होती हैं, डिफ्रैक्शन में इक्वल स्पेसिंग्स नहीं होती, जबकि बीच वाली जो होती है वो दुगनी होती है, दुगनी मोटी होती है। इंटेंसिटीज इसके अंदर यूनिफॉर्म रहती है, ऐसा कहा जाता है, इसके अंदर वेरी करती रहती है। वो सिंगल स्लिट से बन रहा है डिफ्रैक्शन में, एक स्लिट से, इसमें डबल स्लिट यूज़ करते हैं, तो ये फ़र्क होता है।